हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और आज हम बात करेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की कि वो कौन कौन लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट लेज डाउन सर्टेन कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन एग्रीमेंट टू कन्वर्ट इट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में कुछ सर्टेन कंडीशंस दी हुई हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए, किस लिए? जिससे कि एक एग्रीमेंट जो है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदल पाए। तो एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो कहाँ दी हुई हैं? वो दी हुई हैं सेक्शन 10 में। और वो कंडीशंस क्या है? सबसे पहली, जो पार्टीज हैं वो एंटर होनी चाहिए इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद देयर फ्री कंसेंट। उनका कंसेंट जो हो वो क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। दूसरा, दे मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करने में कंपिटेंट होनी चाहिए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी लॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। और लास्टली है कि ऐसा जो अग्रीमेंट है इट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड अंडर दिस एक्ट। जैसे कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वॉइड है, एक्सप्रेसली एक्ट में दिया हुआ है, या फिर इन द रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ये इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इनहेरेंटली वॉइड होते हैं क्योंकि वो एक्ट में ही दिए हुए हैं। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदला जा सकता। उसके अलावा कोई भी और एग्रीमेंट है और ये बाकी कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 बात करता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन लोग हैं जिनको हम ये कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। तो ये सेक्शन ये कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी। वो एज ऑफ मेजोरिटी का होना चाहिए, मतलब वो सामंता 18 ईयर्स के ऊपर का होना चाहिए। ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, वो उसका दिमाग सही होना चाहिए, मतलब वो जो बात बोली जाए उसको वो उसी मतलब में समझ पाए। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। ओके, तो अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल्ड हैं तो हम ये मान लेंगे कि वो पर्सन जो है ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। द एज ऑफ मेजोरिटी इज जनरली 18 एक्सेप्ट व्हेन अ गार्डियन ऑफ माइनस प्रॉपर्टी or person has been appointed, in which case it is 21 as per Indian Majority Act। तो हमारा सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 हमारा कहता है कि एक एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए क्या जरूरी है, और उसके बाद सेक्शन 11 हमें बताता है कि वो कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। अब बात करेंगे हम माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की, कि माइनर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसका नेचर क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होगा। तो देखिए हमारा जो सेक्शन 10 है वो रिक्वायर करता है कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, एंड सेक्शन 11 सेज दैट माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट। मतलब मेजॉरिटी वाले ही लोग कॉम्पिटेंट होते हैं, तो ऑफकोर्स वहां से डिडक्शन निकल सकता है कि जो माइनर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। But neither section makes it clear that if a minor enters into an agreement, would it be voidable at his option or altogether void। लेकिन कोई भी सेक्शन ये नहीं बताता है कि अगर माइनर एंटर करता है एग्रीमेंट में तो वो जो एग्रीमेंट है वो voidable होगा या altogether void होगा। इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व किया था एक जजमेंट ने, जिस जजमेंट का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया कि कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज क्लियर दैट एन इन्फेंट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में ये बोल दिया गया था कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के लिए एसेंशियल है कि वो क्या हो? वो कॉम्पिटेंट हो। और कॉम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं? कॉम्पिटेंट हो सकते हैं जब आप अबव द एज ऑफ मेजॉरिटी हो, और इन्फेंट जो है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। Hence, it naturally follows that such agreement of a minor would be absolutely void। तो ये क्या होगा? Absolutely void होगा। This ruling of Privy Council has generally been followed by the courts in India without any dispute। और ये जो Privy Council की जो रूलिंग है इसको आगे जाके हमारे इंडिया के कोर्ट्स ने विदाउट एनी डिस्प्यूट इसको फॉलो किया है टाइम टू टाइम। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। माइनर के एग्रीमेंट का इफेक्ट क्या होता है? तो चूंकि माइनर का एग्रीमेंट जो होता है वो ऑल टुगेदर वॉइड है, तो ऑर्डिनरली इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी निकलती है आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक केस था जॉन वर्सेस पाई का, इसमें ये बोला गया था अ माइनर इज इन लॉ इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। जो माइनर होता है वो लॉ में इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट होता है, वो कंसेंट देने के लिए
केपेबल ही नहीं होता है, एंड देयर बीइंग नो कंसेंट there can be no change in the character or status of the parties. Hence, a minor cannot be held responsible for anything which would be an indirect way of enforcing his agreement. तो अगर दो पार्टीज हैं, इसमें एक जो है वो माइनर है, तो चूंकि ये अपनी कंसेंट देने के लिए ही कैपेबल नहीं है, तो अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट इनके में भी होता भी है या एग्रीमेंट कुछ होता भी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता और दोनों पार्टीज जो है वो लायबल नहीं होंगी, मतलब लायबिलिटी नहीं निकलेगी इसमें से। अगली बात आती है एस्टॉपल की। क्या माइनर पे एस्टॉपल लगेगा? तो अ माइनर हु हैज मेड एन एग्रीमेंट बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज मे डिस्क्लोज हिज रियल एज एंड ही विल नॉट बी स्टॉप्ड फॉर सेटिंग अप इन फैंसी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि माइनर पे एस्टॉपल भी नहीं लगता है। अगर दो पार्टीज हैं और इसने अपनी एज जानबूझ के छुपाई है और बाद में इसने अपनी एज जो है क्लियर कर दी, स्टिल इसके ऊपर एस्टॉपल नहीं लगेगा। ठीक है, एस्टॉपल माइनर के ऊपर नहीं लगता है। अब बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कि क्या ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहां पे बी माइनर था और बी को कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट, चूंकि तो वो तो इनवैलिड ही है, तो जब वो कैंसिल किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बी कंपेल किया जा सकता है चीजों को रिस्टोर करने के लिए? तो देखो Doctrine of restitution implies that any person who has obtained any undue benefit in any transaction is bound to restore the benefits so received. तो doctrine of restitution सिंपली कहता है कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी को कोई अनड्यू बेनिफिट हुआ है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा तो वो बेनिफिट उस पार्टी को दूसरी पार्टी के रिस्पेक्ट में रिस्टोर करना होगा। Now the question arises whether a minor too can be bound by the same doctrine, whether a minor too can be bound by the same doctrine and be compelled to restore the benefit received by him. तो इस केस का जवाब इंग्लैंड के जो इंग्लैंड में केस आया था लेस्ली वर्सेस शील, और लॉर्ड समर ने उसमें बताया था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन इज टू रीस्टोर बैक द इल गॉटन गेन्स टेकन बाय द माइनर रादर देन इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट उन्होंने ये बोला था रेस्टिट्यूशन का कि जो इल गॉटन गेन्स लिए हैं माइनर ने, वो रिस्टोर बैक करना रेस्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना। इफ अ माइनर इज आस्क्ड टू पे मनी विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर को पैसा मिला था और वो पैसा वापस देने के लिए उसको कहा जा रहा है, और ऐसा पैसा जो कि ट्रेस भी नहीं किया जा सकता और जो उसके पास है भी नहीं, तो ये अमाउंट करेगा कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा रहा है, एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जा रहा है, और चूंकि माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। ओके, जैसे A agreed to sell to B 10 bags of rice and delivered to him, but the same got damaged in a fire. Then B refused to pay to A, claiming that he was minor and cannot enter into a contract. मतलब A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। A ने बोला B से कि हम तुम्हें 10 किलो चावल बेचेंगे, ठीक है, लेकिन वो 10 किलो चावल जो है वो क्या हो गया? डैमेज हो गया फायर में, और फिर B ने ये कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो माइनर है। बी क्या है? माइनर है। ओके, ए आस्क्ड फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ बैग्स बट एज दे वर डैमेज्ड restitution was not possible, so A filed for repayment of money in lien for bag of rice from B. अब A ने क्या किया? A ने बोला कि हमको भैया चावल दे दो वापस हमारे, तुम माइनर हो, तुम पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, चावल वापस दे दो, लेकिन चूंकि चावल तो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो वापस नहीं मिल सकता, तो A ने इससे ये बोला कि भैया पैसा वापस दे दो हमारा। Here, if money was given to B, अब यहाँ पे अगर B से ये कहा गया या कंपेल किया गया कि वो A को पैसा दे दे, तो इफेक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? इफेक्टिवली यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे इन्फोर्स कराया जा रहा है, और जो सेल हो रही है उसको इन्फोर्स कराया जा रहा है, जो कि नहीं हो सकता, बिकॉज जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा वो ये कहता है कि B इज अ माइनर एंड ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हेयर इफ मनी वॉज गिवन बाई बी, मनी अगर दिया जाएगा बी से, तो इट वुड हैव बीन अ सेल, वो सेल बन जाएगी, एंड इट विल अमाउंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन बी तो माइनर है, बी तो माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर नहीं सकता, देयरफॉर ए कैन नॉट डिमांड मनी एज इट वुड अमाउंट टू एनफोर्सिंग एग्रीमेंट अगेन ऑन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो बी से पैसा नहीं मांग सकता, क्योंकि इफेक्चुअली क्या हो जाएगा? इफेक्टिवली वो ये हो जाएगा कि बी को आप क्या कर रहे हो? एनफोर्स करा रहे हो बी के अगेंस्ट, एग्रीमेंट को एनफोर्स करा रहे हो, जो कि वो माइनर है, जो कि नहीं हो सकता। ओके,
अब एक और केस था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष का भी, ये भी इस बात को और ज्यादा क्लैरिफाई करता है। तो देखिए यहां पे क्या हुआ था, ए जो था वो माइनर था, ए वॉज माइनर, ठीक है। ही एग्जीक्यूटेड अ मॉर्टगेज डीड इन फेवर ऑफ बी अ मनी लेंडर फॉर 20,000। इसने 20,000 के लिए जो है एक मॉर्टगेज डीड को एग्जीक्यूट किया और एक पोर्शन जो है उसको मिल भी गया था। लेटर ए फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट सेइंग दैट अकाउंट ऑफ हिम बीइंग अ माइनर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द डीड द सेम शुड बी कैंसिल्ड। ए ने क्या किया, बी के फेवर में मॉर्टगेज डीड की, ठीक है। इसने इसको 20,000 का कुछ पार्ट, मान लो 10,000 रुपए जो है इसको दे दिए थे। अब जब वापस देने की बात आई तो ए ने बोला कि मैं तो माइनर हूं और जब चूंकि मैं माइनर हूं तो मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब ए को जो रिलीफ है वो सेक्शन 31 ऑफ 1963 एक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, इसके अंडर इसको तो रिलीफ मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पार्टी जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल है और वो कोर्ट में जाता है कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, तो कोर्ट के पास ऑप्शन होता है, कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ए के पास तो रिलीफ थी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराने के लिए, लेकिन यहां पे बी का क्या होगा, बी को क्या रिलीफ मिलेगी। तो देखिए यहां पे इस केस में बी ने ये मांगा कि चलो ठीक है, मुझे क्या कर दो, मुझे केवल वो पैसा वापस दे दो जो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एडवांस किया था, जो उसके लिए मैंने एडवांस किया था। इसके लिए वो पहले गया सेक्शन 64 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, जहां पे लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु हैविंग द राइट टू डू सो रिसाइंस अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव टू रिस्टोर टू द अदर पार्टी एनी बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट, किसी पर्सन के पास जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड, किसी पर्सन के रेस्पेक्ट में कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है और उसके पास राइट है उसे रिसाइंड करने का, तो अगर वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो वो क्या करेगा, उसने जितने बेनिफिट लिए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो उन बेनिफिट को क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। लेकिन प्रिवी काउंसिल ने यहाँ पे ये बात बोली कि सेक्शन 64 डील करता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, और हमारा यहाँ पे जो मैटर है वो किससे रिलेट कर रहा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि माइनर का जो एग्रीमेंट होता है वॉइड होता है। तो सेक्शन 64 यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो हमारा जो बी है वो कहाँ पहुंचा, वो बी पहुंचा हमारा सेक्शन 65 के पास। सेक्शन 65 में सेम बात लिखी हुई है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में। यहां पे लिखा हुआ है वेयर बाय द पार्टी रिसीविंग एनी बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर दैट बेनिफिट इफ द कॉन्ट्रैक्ट सो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और बिकम्स वॉइड। तो यहां पे प्रिवी काउंसिल ने ये आर्गुमेंट दिया कि देखो बात सही है कि सेक्शन 65 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, लेकिन ये उन कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है जो असल में पहले जो क्या थे, पहले वो वैलिड थे लेकिन वो बाद में डिस्कवर किए गए कि वो वॉइड हैं, या बाद में कुछ कंडीशन ऐसी हो गई कि जिससे वो वॉइड हो गए। अब ये जो हमारा जो केस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट केस में इस समय चल रहा है, अंडर कंसिडरेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है, और माइनर का कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो होता है, स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है। तो यहां पे सेक्शन 65 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। हियर द कोर्ट सेड दैट like in section 64, this section also starts with an assumption that there was a contract between the competent parties. This section also starts with an assumption that there was a contract between the competent parties and it cannot apply to those cases where there never ever could have been a contract between two parties as is in this case, जो कि इस केस में है। फिर लास्टली जो है बी रिलाई किया अपॉन सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑफ 1877, जो आज के 33 सेक्शन में तब्दील हो गया, चेंज हो गया। मतलब अभी का जो 1963 वाला सेक्शन है उसमें ये बात सेक्शन 33 में दी हुई है। नाउ इसमें ये कहा गया है कि ऑन एडजजिंग द कैंसिलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू मेक एनी कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू हुम सच रिलीफ इज ग्रांटेड टू मेक एनी कंपनसेशन विच द जस्टिस में रिक्वायर। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि ये जो सेक्शन है ये नो डाउट कोर्ट को डिस्क्रिशन देता है कि वो जो रेस्टिट्यूशन है वो करवा दे, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। लेकिन कोर्ट ने ये बोला कि ये जो केस है मोहरी बीवी वाला केस है, यहाँ पे ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यहाँ पे इक्विटी नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि ए को पहले ही पता था कि बी जो है वो क्या है, माइनर है। तो जहां पे ए को पहले ही पता था बी को माइनर है,
तो उस केस में सॉरी ए माइनर है, ये बी को पहले से ही पता था, ठीक है। तो जहां पे पहले से ही पता है कि बी क्यों ए माइनर है और फिर भी ही इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने अपनी मुसीबत खुद बुलाई है और यहाँ पे कोर्ट जो है वो एक्विटी नहीं करेगा, बिकॉज हियर बी हैज नॉट कम विद द क्लीन हैंड्स। ओके, तो कहने का मतलब ये है, इस केस से कहने का मतलब ये केस और लेस्ली वर्सेस जो वाला केस था सबको मिला दिया जाए तो यही कहा जाएगा कि माइनर जो है he cannot be compelled to restitute, उसको रेस्टिट्यूशन के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। अगर उसके हाथ में कुछ पैसा है जो कि ट्रेस कर सकते हो तो आप रेस्टिट्यूशन करवा सकते हो, लेकिन अगर वो पैसा ट्रेस नहीं हो रहा है तो आप रेस्टिट्यूशन नहीं करवा पाओगे। ओके, नाउ अब ये जो इशू है इसको रिजॉल्व कर दिया गया है बाय सेक्शन 33 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ ऑफ 1963, जहां पे अब कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन हो चुकी है कि वो माइनर प्लेंटिफ से एडवांटेजेस को रिस्टोर करवा सकें जो कि उसने ऑब्टेन किया है अंडर अ वाइड एग्रीमेंट। बट इट मस्ट बी नोटेड दैट द कोर्ट विल नॉट कंपेल एनी रेस्टिट्यूशन बाय अ माइनर इवन व्हेन ही इज अ प्लेंटिफ where the other party was aware of the infancy so that he was not deceived। तो अब माइनर प्लेंटिफ से अगर रेस्टिट्यूशन कराना है तो आप कहां जाएंगे, आप जाएंगे सेक्शन 33 ऑफ SRA, ठीक है। यहां पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जो इल गॉटन गेन्स हैं उसको रिस्टोर करवा सकें, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर पार्टीज अवेयर थी उसकी माइनर से रिलेटेड जो भी इनकैपेसिटी है उससे अगर वो अवेयर थी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो रेस्टिट्यूशन नहीं करवा पाएंगे। ओके, अब बात आती है रेटिफिकेशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। तो अ पर्सन कैन नॉट अटेन मेजॉरिटी A person cannot on attaining majority ratify an agreement made by him during his minority। ओके, तो A ने मान लो A और B के बीच में एग्रीमेंट हुआ, A अभी माइनर है, ठीक है, तो ये तो एग्रीमेंट क्या है, वाइड है, ये एग्रीमेंट क्या है, वाइड है। अब A जो है वो 2 साल बाद क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है, 2 साल बाद वो 18 साल से ऊपर का हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि अब A जो है वो इस पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर दे, मतलब जब वो मेजर हुआ तो उसने जो माइनॉरिटी में उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एंटर किया था उसको रेटिफाई कर सके। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो रेटिफिकेशन होता है इट डेट्स बैक टू द डेट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट वॉज फॉर्म। तो जो रेटिफिकेशन होगा वो इस वाले दिन से शुरू होगा जिस दिन से वो माइनर था, लेकिन चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड है तो इसको वो रेटिफाई कर ही नहीं सकता। ओके, तो रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच was then void cannot be made valid by subsequent ratification। जो कॉन्ट्रैक्ट पहले से void था उसको आप चाहे सब्सिक्वेंटली रेटिफाई भी कर दो बट उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो क्या हुआ, अगर A ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो माइनर था तो ऐसा नहीं है कि वो मेजॉरिटी में जाके मतलब जब वो बड़ा हो जाए तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हमारा माइनर के कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर हुए। अब हम बात करेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की। ओके, तो देखो सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द रिक्वायरमेंट एज टू व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पर्पसेस के लिए साउंड माइंड हम किसे कहेंगे, ये बात हमारी कहाँ कही गई है, ये बात हमारी कही गई है सेक्शन 12 में। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पसेस ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट if at the time when he makes it he is capable of understanding and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। हमने अभी देखा था कि कॉम्पिटेंसी के लिए मेजॉरिटी के अलावा ये भी रिक्वायर्ड है कि पर्सन होना चाहिए ऑफ साउंड माइंड। सेक्शन 12 हमारा डिफाइन करता है कि साउंड माइंड होता क्या है। तो सेक्शन 12 ये कहता है कि अगर पार्टी किसी भी बात को उसी सेंस में समझ रही है जिस सेंस में उसे समझना चाहिए, ओके, जिस सेंस में वो बात कही गई है वो उसी सेंस में उस बात को समझ रही है और वो पार्टी उस बात को समझ के एक रैशनल जजमेंट बना सकती है अपने दिमाग में अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कि उसको कुछ फायदा होगा या उसको कुछ नुकसान होगा, वो बहुत सारी बातें समझ सकती है, तो कहा जाएगा कि वो पर्सन जो है ही और शी इज ऑफ साउंड माइंड। ओके, अब इफेक्ट क्या होता है अनसाउंड माइंड के पर्सन के कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो इफेक्ट सेम होता है जैसे कि माइनर के कॉन्ट्रैक्ट का होता है एंड इट इज एब्सोल्युटली वॉइड।
बिल्कुल ही वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो हमने आज क्या देखा, हमने देखा कि अगर कोई पार्टी होती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए तो उसे कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती हैं जो कि हमारी सेक्शन 11 में दी हुई हैं। और सेक्शन 10 हमारा ये बताता है कि कौन कौन से वैलिड रिक्विजिट्स हैं जो चाहिए होते हैं हमें, जिससे हम एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकें। ओके, तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।